Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In this video I am going to teach you the last chapter of biology book second year, which is the chapter 15 and the chapter name is pharmacological drugs. ठीक है बच्चों, इसमें आपकी रिक्वेस्ट आई हुई थी कि सबसे पहले मैं आपको ये वाला चैप्टर स्टार्ट कराऊं। तो ये इतना मुश्किल चैप्टर कुछ भी नहीं है, इसमें बस बेसिक चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं। मैं साथ साथ आपको बुक से ये रीड करवाती हूँ, साथ साथ समझाती भी जाती हूँ कि उन्होंने आपको इसमें क्या चीज़ें बताई हुई हैं। सबसे पहले बच्चों, फार्माकोलॉजिकल ड्रग जो है उस चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन में फार्मेसी या फार्माकोलॉजी के बारे में बताया हुआ है। तो फार्माकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की, फार्मा का वर्ड रेफर कर रहा होता है ड्रग्स को और लॉजी कह रहे होते हैं स्टडी को। सो फार्माकोलॉजी एक ऐसी ड्रग है, एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप किसको स्टडी करते हैं, ड्रग को स्टडी करते हैं, ठीक है ना। सो इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड केमिकल्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ड्रग्स एंड केमिकल्स क्यों कहा है, क्योंकि जो भी ड्रग होगी उसमें बेसिकली क्या प्रेजेंट होंगे बच्चों, केमिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो जब भी आप कोई ड्रग ले रहे होते हैं या जो भी केमिकल आप ले रहे हैं उसका क्या इफेक्ट होगा हमारी बॉडी के अंदर, इसको किस फील्ड ऑफ बायोलॉजी में स्टडी किया जाता है, फार्माकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। अब ड्रग किसे कहते हैं? ड्रग कैन बी डिफाइंड एज एनी केमिकल सब्सटेंस, या वो नेचुरल हो या वो सिंथेटिक हो, विच अफेक्ट्स अ बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है ना। तो पहले फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी ऐसी ड्रग या केमिकल जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जाके या कोई ना कोई इफेक्ट क्रिएट कर रही होगी तो उसको स्टडी करना है आपने, तो वो फार्माकोलॉजी में आ जाएगा। अब ड्रग क्या चीज़ होती है? ड्रग कोई भी केमिकल सब्सटेंस होता है, नेचुरल भी हो सकता है, जैसे बच्चों आप इसमें नेचुरल में आ जाती हैं एग्जांपल हर्ब्स वगैरह की, ठीक है। प्लांट्स को या जो जड़ी बूटियाँ होती हैं वो एज अ मेडिसिन यूज़ हो रही होती हैं, तो वो जो है वो नेचुरल ड्रग्स आ जाती हैं। और सिंथेटिक वो होंगी जो लैब्स में बन रही होंगी, ऐसी ड्रग्स जो कि ऐसी मेडिसिन जो कि लैब्स में बन रही हैं। सो ऐसे केमिकल सब्सटेंस चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो सिंथेटिक हो, लेकिन उनका बायोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर इफेक्ट हो या वो बायोलॉजिकल सिस्टम को अफेक्ट कर रही हो, तो उस चीज़ को आप क्या कह देंगे? ड्रग कह देंगे। अ ड्रग यूज टू डायग्नोस, क्योर, ट्रीट और प्रिवेंट डिजीज। डायग्नोस का मतलब होता है बच्चों किसी भी डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कि एक बंदा आया है, ठीक है, उसके अंदर वो बीमारी है या नहीं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी ड्रग्स यूज हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कैंसर के लिए बहुत से अगर थायराइड का कैंसर है तो उसमें आयोडीन यूज हो रही होती है, आयोडीन की अपटेक होती है, वहाँ पे ज़्यादा होने लग पड़ती है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे थायराइड ट्यूमर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि वो ये जो आयोडीन होगी ये किसके लिए यूज हो रही होगी? डायग्नोस करने के लिए यूज हो रही होगी एनी डिजीज। क्योर के लिए यूज हो रही होती है, क्योर और ट्रीटमेंट तो सेम ही बात है। अगर जैसे एंटीबायोटिक्स हो जाती हैं, एंटीवायरल्स हो जाती हैं या फिर पेन किलर्स हो जाती हैं, तो वो क्या कर रही होती है? डिजीज को ट्रीट कर रही होती हैं या फिर क्योर कर रही होती हैं। और प्रिवेंट डिजीज, प्रिवेंशन में जो आपके पास वैक्सीनेशन आ जाती हैं, ठीक है ना। तो वैक्सीनेशन जो है वो लगवा रहे होते हैं हम लोग, तो वो क्यों लगवा रहे होते हैं? ताकि एक बीमारी से बचा जा सके। सो जो ड्रग है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं हो रही होती, बल्कि वो डायग्नोस करने के लिए भी किसी भी डिजीज को और किसी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए भी यूज हो रही होती है। तो सबसे पहले आपको फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन आनी चाहिए, उसके बाद आपको ड्रग की डेफिनेशन आनी चाहिए। उसके बाद ड्रग थेरेपी या फार्माकोथेरेपी, इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेडिकल फील्ड, इट रिलाइज ऑन द साइंस ऑफ फार्माकोलॉजी। तो ये फार्माकोलॉजी जो है, ये जो ड्रग थेरेपी है, ये जो फार्माकोथेरेपी है, ये किस पे डिपेंड कर रही होती है? फार्माकोलॉजी पे डिपेंड कर रही होती है। क्यों? ताकि एडवांसमेंट आ सके ड्रग्स में। क्योंकि बच्चों पहले आपको पता है कि पहले कुछ ऐसी बीमारियां थी जिनका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता था, उनके लिए बहुत ज़्यादा जो फर्टिलिटी रेट था, जो डेथ रेट था, वो बहुत ज़्यादा था। लेकिन अब वही बीमारियाँ आराम से क्योर हो रही होती हैं, ठीक है। तो वो क्यों क्योर हो रही हैं? क्योंकि जो फार्माकोलॉजी है उसमें एडवांसमेंट आ रही है, ठीक है। और जो आपके पास एंड ऑन फार्मेसी फॉर अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट, और जो इसके अलावा फार्मेसी है उसमें हमारे पास इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट आ चुकी है कि अब जो डिजीज़ का क्योर है वो इजीली मिल जाता है, ठीक है। इन फार्माकोलॉजी अ ड्रग इज अ केमिकल सब्सटेंस। अब दोबारा से उन्होंने वही डेफिनेशन रिपीट कर दी है। फार्माकोलॉजी में आप क्या कहते हैं? एक ड्रग को यूज़ कर रहे होते हैं या एक ड्रग को स्टडी कर रहे होते हैं, विच इज़ बेसिकली अ केमिकल सब्सटेंस। वो केमिकल सब्सटेंस नेचुरल भी हो सकता है, सिंथेटिक भी हो सकता है, लेकिन उस केमिकल सब्सटेंस का आपको स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि उस केमिकल सब्सटेंस में है क्या चीज़। विच व्हेन एडमिनिस्ट्रेड टू अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो ड्रग जब लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जाएगी तो वो क्या करेगी बच्चों? बायोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट करेगी, ठीक है ना। ये जो बायोलॉजिकल इफेक्ट है उसमें चेंजिंग्स लाएगी, तो इसको आप क्या नाम दे देंगे? ये जो है वो क्या हो जाएगा? इसमें ड्रग की भी उन्होंने साथ ही डेफिनेशन दे दी और फार्माकोलॉजी की भी डेफिनेशन साथ ही दे दी है। उन दोनों को कंबाइन करके ये आपके पास डेफिनेशन आ गई है। अब उन्होंने बताया हुआ है नेक्स्ट के डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, जिसके बाद मार्केट में एक ड्रग आती है। तो ड्रग पहले डिस्कवर कैसे होती है, फिर उसका क्या डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है, ये सारे आपके पास उन्होंने 5 स्टेप्स दिए हुए हैं। सबसे पहले बच्चों क्या होता है कि द ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट इज अ
कॉम्प्लेक्स मल्टी फेज प्रोसेस। अगर कोई ड्रग मार्केट में आनी है या फिर किसी ड्रग ने इंट्रोड्यूस होना है किसी डिजीज के लिए, तो उसके लिए आपके पास डायरेक्ट ये नहीं होगा कि वो ड्रग मार्केट में आ जाएगी, बल्कि उसको बहुत से प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है। इट मे टेक सेवरल ईयर्स और इवन अप टू डिकेड। अगर एक मेडिसिन को इफेक्टिव होना है या आपने देखना है कि वो इतनी इफेक्टिव, या जो आपके पास मेडिसिन आ रही हैं तो वो एकदम से नहीं आती बच्चों, बल्कि वो बहुत से प्रोसेसेस से गुजर के आ रही होती हैं। अब वो कौन सा प्रोसेस है? सबसे पहला जो प्रोसेस होता है किसी भी ड्रग को बनाने में, तो वो होता है ड्रग डिस्कवरी। ठीक है, सबसे पहले आपने देखना है कि ड्रग को बनाना कैसे, डिस्कवर कैसे करना है। तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है बच्चों वो है टारगेट आइडेंटिफिकेशन। टारगेट आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है द प्रोसेस बिगिन विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू टारगेट मॉलिक्यूल और प्रोटीन और अदर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन द डिजीज प्रोसेस। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है बच्चों और उसको क्या हो चुकी है, डिजीज हो चुकी है। अब डिजीज हुई है तो इसका मतलब है उसके अंदर कोई ना कोई चेंजिंग्स आई होंगी ना, जिसकी वजह से वो बंदा बीमार होगा। नॉर्मल हेल्दी बंदे के अंदर कोई चेंजिंग्स नहीं आती तो वो बीमार भी नहीं होता। अब ड्रग डिस्कवर करनी है, तो ड्रग डिस्कवर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, डिजीज के बारे में। डिजीज के बारे में पता होगा तो आप उसके लिए अकॉर्डिंग टू दैट ड्रग जो है वो क्या कर रहे होंगे, बना रहे होंगे। ठीक है, सो सबसे पहले आपने क्या करना है, टारगेट को आइडेंटिफाई करना है। टारगेट आइडेंटिफाई का मतलब क्या है कि वो जो नया टारगेट मॉलिक्यूल इसके अंदर आया है ना, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। कोई भी वो प्रोटीन भी हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, डिजीज हो रही है। अब जब वो आपने आइडेंटिफाई कर दिया है, उसके बाद आपने क्या करना है, टारगेट वैलिडेशन करनी है। टारगेट वैलिडेशन का मतलब क्या है कि एक्सपेरिमेंट कंफर्म दैट मॉड्यूलेटिंग द टारगेट कैन प्रोड्यूस अ थेराप्यूटिक इफेक्ट। फॉर एग्जांपल इस डिजीज में हमें ये पता चला है कि एक सर्टेन प्रोटीन है जो कि क्या कर रही है, डिजीज कॉज करा रही है। अब टारगेट वैलिडेशन में आप ये करना है कि अगर आप इस प्रोटीन को मॉडिफाई कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, मॉड्यूलेट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके पास क्या आ रहा है, एक थेराप्यूटिक इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या हुआ है कि एक प्रोटीन ने डिजीज कॉज कराई थी, अब आपने उसको क्या कर दिया, अगर आप उसको डीनेचर कर देते हैं या आप उसको किसी और चीज के साथ कंबाइन कर देते हैं, तो वो प्रोटीन क्या हो जाएगा, वो मॉड्यूलेट हो जाएगा, वो मॉडिफाई हो जाएगा। तो जब वो प्रोटीन मॉडिफाई हो चुका है तो अब इस बंदे के अंदर डिजीज नहीं रही। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने वो चीज आइडेंटिफाई कर लेनी है जिसकी वजह से डिजीज हो रही है। उसके बाद आपने देखना है कि अगर आप उस प्रोटीन को या उस मॉलिक्यूल को चेंज करते हैं तो उसकी वजह से डिजीज क्योर हो रही है या नहीं हो रही। अब ये कैसे होगा, उसके बाद आपने क्या करना है, हिट आइडेंटिफिकेशन करनी है। हिट आइडेंटिफिकेशन का मतलब यह है कि अब आपने अगर इस प्रोटीन लेट्स सपोज आपके पास इस प्रोटीन की वजह से डिजीज कॉज हो रही थी, तो अब आपने इस प्रोटीन को मॉडिफाई करने के लिए कोई ना कोई कंपाउंड यूज करना है। ठीक है, तो उस केस में आपने क्या करना होगा कि लार्ज लाइब्रेरीज ऑफ कंपाउंड को स्क्रीन आउट करना होगा टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर कंपाउंड विच कैन मॉड्यूलेट दिस प्रोटीन, विच कैन चेंज दिस प्रोटीन। तो आप जब लार्ज की लाइब्रेरीज ऑफ कंपाउंड्स को वो पर्टिकुलर कंपाउंड क्या करेगा, वो इस टारगेट के साथ हिट करेगा। ठीक है, ये इंटरेक्ट करेगा, तो इसका मतलब ये है, और वो उसको मॉड्यूलेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपना पर्टिकुलर जो कंपाउंड था वो मिल चुका है। ठीक है ना, जो बेसिकली जिसने क्या बनना है, ड्रग बनना है। अब जब आपने सबसे पहले टारगेट को भी आइडेंटिफाई कर लिया है, फिर टारगेट वैलिडेशन भी कर लिया है, फिर हिट आइडेंटिफिकेशन भी कर लिया। हिट आइडेंटिफिकेशन का मतलब है वो पर्टिकुलर कंपाउंड सेलेक्ट कर लिया है जो कि उस टारगेट को अल्टर कर सकता है। उसके बाद क्या होगा, हिट टू लीड ऑप्टिमाइजेशन वाला स्टेप आएगा, जिसमें आपने बेसिकली उस हिट को फर्दर रिफाइन करना है। रिफाइन का मतलब क्या है कि फर्दर आपने उसके अंदर चेंजेस लानी है ताकि उसकी जो पोटेंसी है या सिलेक्टिविटी है या जो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। बेसिकली आपने उसको क्या करना है, बहुत अच्छा बना देना है। आपने इस पूरी लाइब्रेरी ऑफ कंपाउंड में से एक कंपाउंड को सिलेक्ट किया था विच इज बेसिकली द हिट, और वो हिट किसको टारगेट कर रहा था, इस प्रोटीन को या जो कोई भी मॉलिक्यूल जो डिजीज काज करा रहा था। अब जब वो आपको आइडेंटिफाई हो चुका है, उसके बाद आपने उस हिट वाले को क्या करना है, और ज्यादा पोटेंट बनाना है। पोटेंट का मतलब क्या है बच्चों, के असरअंदाज बनाना है। तो ये सारी चीजें जो है ये सारे स्टेप में आ जाती है, फर्स्ट स्टेप में आ जाती है, विच इज बेसिकली द ड्रग डिस्कवरी। अब यहाँ पे आपने इस वाले पोर्शन में आपने क्या किया था, टारगेट को आइडेंटिफाई भी किया है और आपने अपनी मर्जी की जो ड्रग है उसको भी बना लिया। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या चीज आती है, सेकंड स्टेप होता है बच्चों प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट। प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपने क्लिनिकल का मतलब क्या होगा कि उस केस में आपने जो है वो क्लिनिक के ऊपर ट्रायल देना है। ठीक है, प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट का मतलब है कि अभी आपने हॉस्पिटल या क्लिनिक में वो ड्रग नहीं दी, उससे पहले आपने क्या क्या स्टेप्स करने हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, इन विट्रो स्टडी होती है, इन वीवो स्टडीज होती हैं, टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज होती हैं और फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट होती है। मतलब अगर आपको एक हिट मिल चुका है, एक ड्रग मिल चुकी है जो कि क्या कर रही है, उस टारगेट को हिट कर रही है, अब आपने उसकी डिफरेंट स्टडीज करनी है। इन विट्रो स्टडी का मतलब ये है कि आपने टेस्टिंग द लीड कंपाउंड इन लेबोरेटरी सेटिंग टू एलिवेट देयर इफेक्ट इन सेल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम, कि आपने उस हिट या ड्रग को किसी ना किसी लेबोरेटरी में आउटसाइड द बॉडी, यानी कि आपने क्या करना है, उसको स्टडी करना है। जब आप उसको स्टडी करेंगे तो आप क्या देख रहे होंगे कि जब वो सेल में जाएगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा या उसका बायोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। दूसरी स्टडी आपने करनी है इन वीवो। इन वीवो का मतलब क्या है कि आपने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसको स्टडी करना है कि जब आपने वो जो हिट और टारगेट लिया है उसको जब आप लिविंग ऑर्गेनिज्म में भेजेंगे तो उसका क्या इफेक्ट
सब्जेक्ट होगा, ठीक है। सो कंडक्टिंग टेस्ट इन एनिमल्स, क्योंकि बच्चों डायरेक्टली आप किसी भी चीज़ को ह्यूमंस के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते। अगर तो लेट्स सपोज आपने हिट यूज़ किया है और वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर डायरेक्ट आप यूज़ करने लग पड़ेंगे तो ह्यूमन बॉडी के लिए वो डेंजरस भी हो सकता है, वो बेनिफिशियल भी हो सकता है। अगर बेनिफिशियल होगा तो फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर वो डेंजरस होगा तो आप ह्यूमन बॉडीज को रिस्क में नहीं डाल सकते, एक ह्यूमन लाइफ को आप रिस्क में नहीं डाल सकते। तो जब भी बायो में एक्सपेरिमेंट होता है तो या तो वो प्लांट्स के ऊपर होता है या फिर वो एनिमल्स के ऊपर होता है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले आप या तो लेबोरेटरी में उस ड्रग को स्टडी करेंगे या उस हिट को स्टडी करेंगे, उसके बाद आप किसके ऊपर करेंगे, इन विवो के लिए आप एनिमल्स को सिलेक्ट करेंगे, एनिमल्स के अंदर वो हिट डालेंगे और देखेंगे कि वो जो हिट है वो सेफ है, वो उसकी एफिकेसी कितनी है। एफिकेसी का मतलब है कि वो कितना अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, जो आपको चाहिए, जो डिजीज को कितना अच्छा क्योर करा रहा है। और इसके अलावा उसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज देखेंगे। फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब यह है बच्चों कि उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कि वो बॉडी में जाके किस तरह से काम कर रही है, ठीक है। उसके बाद आपने देखना होगा प्री क्लिनिकल स्टेप में कि उसके टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या है। टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब यह है कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, ठीक है ना, यानी कि वो कितना हार्मफुल हो सकती है। हर जो ड्रग होती है बच्चों, अगर वो बेनिफिशियल है तो उसके कुछ ना कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं। तो इधर आपने बेसिकली देखना है कि उसके बेनिफिशियल इफेक्ट ज्यादा है या फिर उसके टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट ज्यादा है। एवेल्युएटिंग पोटेंशियल टॉक्सिकोलॉजी एंड साइड इफेक्ट थ्रू रिग्रेस टेस्टिंग, आप जो एनिमल्स के अंदर डाल रहे हैं या फिर अगर सेल्स के ऊपर डाल रहे हैं आप लेबोरेटरीज में, तो आप देखेंगे कि आपने वो हिट अगर बॉडी के अंदर इंसर्ट किया है तो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो ये देख लेंगे। और इसके अलावा आपने देखना है फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, यानी कि अगर आपके पास जो ड्रग्स होती हैं बच्चों वो डिफरेंट फॉर्म्स में आ रही होती हैं, वो सिरप्स की फॉर्म में भी आ रही होती हैं, वो टैबलेट्स की फॉर्म में भी आ रही होती हैं, वो इंजेक्शन की फॉर्म में भी आ रही होती हैं। तो ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, ड्रग फॉर्मुलेशन में आ जाती हैं। और ये क्लिनिकल डेवलपमेंट से पहले वाला स्टेप है। सबसे पहले आपने ड्रग डिस्कवरी की है, उसके बाद आपने क्या कर लिया है, प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट कर लिया। तो इसमें फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में ये लिखा हुआ है कि आपने प्रोडक्ट फॉर्मुलेट करनी है ताकि उसकी स्टेबिलिटी भी अच्छी हो, वो उसकी डिलीवरी भी आसान हो और उसकी डोजेज भी एडजस्ट होनी चाहिए। 250 mg होती हैं, 625 mg होती हैं। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं, ये कौन सी ड्रग कितने mgs में आएगी, कितने mls में आएगी, ये सारा स्टेप किस में हो रहा होता है, प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट में हो रहा होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है बच्चों वो क्या होता है, क्लिनिकल डेवलपमेंट। अब क्लिनिकल डेवलपमेंट में यहाँ पे आपने सारे साइड इफेक्ट्स और वो सारी चीजें आपने देख ली थी, इन विट्रो भी कर ली थी, इन विवो देख ली थी, टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी देख ली थी और उसकी फॉर्मुलेशन भी देख ली थी। अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आपके इधर आ जाते हैं क्लिनिकल डेवलपमेंट में। क्लिनिकल डेवलपमेंट का मतलब यह है कि अब आपने डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या करना है, उस ड्रग को टेस्ट करना है, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, सबमिटिंग डाटा फ्रॉम प्री क्लिनिकल स्टडीज टू रेगुलेटरी। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि अपनी जो चीज है, जो आपने ड्रग ली हुई है, उसका सारा डाटा कलेक्ट करना है। ये प्री क्लिनिकल स्टडी जो भी आपने की थी उसका डाटा आपने किसको सबमिट करवाना है बच्चों, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को। ऑब्वियसली आपने कोई जो फॉर्मुलेट की है वो किसी ना किसी अथॉरिटी के पास जाके अप्रूव होनी चाहिए। और यहाँ पे जो अथॉरिटी है बच्चे वो कौन सी आ जाती है, FDA। FDA के पास आपने ये सारा ड्रग डिस्कवरी और प्री क्लिनिकल डाटा सबमिट करवाना है, ठीक है, ताकि उनसे परमिशन दी जा सके कि अब ये जो सारी चीजें हैं ये हम लोग कर चुके हैं, अब हम इसको क्लिनिकल ट्रायल दे सकते हैं या नहीं दे सकते। क्लिनिकल ट्रायल का मतलब है क्लिनिकल टेस्टिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जब FDA से अप्रूव हो जाती है ये सारी चीजें, ये सारी चीजों में उन्हें कोई मसला नहीं आता, तो फिर वो अलाउ करते हैं कि अब आप इसको क्लिनिकली ट्रायल दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, डिफरेंट फेजेस होते हैं। सबसे पहला कौन सा ट्रायल होता है, फेज 1 ट्रायल में क्या होता है बच्चों, टेस्टिंग द ड्रग इन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ हेल्दी वॉलंटियर्स व्हिच इज 20 to 100 टू एक्सेस सेफ्टी डोजेज एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। सो 20 से लेकर 100 तक जो हेल्दी वॉलंटियर्स होते हैं उनके ऊपर उस ड्रग को टेस्ट किया जाता है फेज 1 में। फेज 2 में देखा जाता है लार्जर ग्रुप्स को ले लिया जाता है, उसमें 100 to 500 पेशेंट्स के ऊपर टेस्ट किया जाता है। यहाँ पे हेल्दी वॉलंटियर्स थे, उसके बाद हेल्दी वॉलंटियर्स में अगर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आए, अच्छा रिजल्ट मिल रहा है आपको, कोई मसला नहीं हो रहा, तो फिर वो किधर लगाया जाता है बच्चों, पेशेंट के ऊपर टेस्टिंग की जाती है। पेशेंट के ऊपर देखिए बहुत बाद में आके टेस्टिंग हुई है बच्चों, क्योंकि पेशेंट का पहले ही इम्यून सिस्टम क्या होता है, बहुत कम होता है। तो अगर उनको गलत दवाई दे देंगे या टेस्टिंग के लिए उनके ऊपर दवाई इस्तेमाल करेंगे तो दैट इज वेरी डेंजरस। तो ये सारी चीजें जब हो जाती हैं उसके बाद 100 to 500 पेशेंट्स के ऊपर इस ड्रग को, न्यू ड्रग को टेस्ट किया जाता है ताकि आप देख सकें वो कितनी एफिशिएंट है, क्योंकि मेन जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको पेशेंट्स के ऊपर ही मिलेगा। फेज 3 ट्रायल में क्या होता है, लार्ज स्केल स्टडी होती है जिसमें 1000 to 3000 पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और उसमें उसी ड्रग की दोबारा से क्या चेक की जाती है बच्चों, एफिकेसी चेक की जाती है, उसके साइड इफेक्ट्स चेक किए जाते हैं, ठीक है, एंड कंपेयर विद द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। जो नॉर्मल ट्रीटमेंट चल रही होती है उसके साथ उसको कंपेयर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पेशेंट है बच्चों, उसको एक एंटीबायोटिक मिल रही थी और आपने सेम उसी एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए सेम उसी डिजीज
डिजीज के लिए दूसरी एंटीबायोटिक इंट्रोड्यूस करवाई है, हो सकता है वो दूसरी एंटीबायोटिक ज्यादा बेहतर हो, ठीक है ना। तो आप उसको देखेंगे कि अगर पहली वाली एंटीबायोटिक से लेट्स सपोज 3 दिनों में आराम आ रहा था और दूसरी वाली पहली वाली एंटीबायोटिक से 5 दिनों में आराम आ रहा था, दूसरी वाली एंटीबायोटिक जो है वो 3 दिनों में आराम दे रही है, तो इसका मतलब है ये वाली जो एंटीबायोटिक आपने इंट्रोड्यूस कराई है ज्यादा अच्छी है। तो जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होती है उसके साथ इसको कंपेयर किया जाता है, जो न्यू ड्रग होती है उसकी साइड इफेक्ट को देखा जाता है और उसकी एफिकेसी को देखा जाता है कि वो कितनी एफिशिएंटली वर्क कर रही है। और जो फेज 4 ट्रायल होता है बच्चों, उसमें क्या देखा जाता है, साइड इफेक्ट्स को, ठीक है ना। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस का मतलब ये है कि जब आपने मार्केट में एक ड्रग दे दी है उसके बाद आपने क्या करना है, उसके साइड इफेक्ट्स को मॉनिटर करना है। कुछ साइड इफेक्ट्स जो है वो शॉर्ट टर्म होते हैं और कुछ जो है वो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं। शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स में जो है वो साइड इफेक्ट्स होंगे जो फौरन आ जाएंगे, आपके सामने नजर आ जाएंगे, और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं बच्चों जो कोई कई सालों के बाद किसी भी ड्रग्स के आ रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, फेज 4 ट्रायल में आ जाती हैं। तो फिर से अगर हम रिवाइज करें तो पहले आपने क्या किया था, ड्रग की डिस्कवरी की थी। ड्रग की डिस्कवरी करने के बाद क्या होता है बच्चों, प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट होती है। प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट के बाद कौन सी डेवलपमेंट आती है, क्लिनिकल डेवलपमेंट। एंड देन जब क्लिनिकल डेवलपमेंट हो जाती है तो उसके बाद आपके पास क्या आते हैं, रेगुलेटरी रिव्यू आता है, यानी कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं वो उस ड्रग को कंफर्म कर देती हैं कि अब ये जो ड्रग है ये मार्केट में आ सकती है। न्यू ड्रग एप्लीकेशन सबमिटिंग कम्प्रिहेंसिव डाटा फ्रॉम ऑल द स्टडीज टू रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर अप्रूवल टू मार्केट द ड्रग, ठीक है। तो ऊपर जितने भी स्टेप्स हुए हैं ये सारे सबमिट करवाए जाते हैं और उनसे जो है वो ये अप्रूवल लिया जाता है रेगुलेटरी अथॉरिटी से, ताकि वो ड्रग जो है वो मार्केट में आप इंट्रोड्यूस कर सकें। और इसके अलावा रिव्यू प्रोसेस होता है, इसमें रेगुलेटरी एजेंसीज एवेल्युएट द डाटा फॉर, वही सारी चीजें आ जाती हैं कि वो एक उस ड्रग की क्वालिटी, एफिकेसी, ये सारी चीजों को एक दफा ओवरव्यू करते हैं, ठीक है। और वो देखते हैं कि जब उस ड्रग का कोई नुकसान नहीं आ रहा, इतने साइड इफेक्ट्स नहीं आ रहे, बल्कि एफिकेसी ज्यादा है, तो वो उसको अलाउ कर देते हैं कि वो मार्केट हो जाए। उसके बाद पोस्ट मार्केट सर्विलेंस आ जाता है, फोर्थ फेज आपके पास जो है वो फेज 4 जो था। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ना कि इसमें हम लोगों ने क्या किया था कि पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस की थी, इसको ही आगे उन्होंने एक और जो 5th स्टेप में आ जाती है ये बात कि आपने क्या करना होता है, साइड इफेक्ट्स देखने होते हैं एक पर्टिकुलर ड्रग के, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली होता क्या है बच्चों कि आपने उस ड्रग की जो फेज 4 है उसमें, यानी जो 5th स्टेप होता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, इसमें आपने क्या करना होता है, उस ड्रग को मार्केट में तो दे दिया आपने, पेशेंट यूज करने लग पड़े हैं, अब आपने उसको क्या करनी है, मॉनिटर करना है। आफ्टर अप्रूवल द ड्रग इज कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड फॉर लॉन्ग टर्म इफेक्ट, रेयर साइड इफेक्ट्स एंड ओवरऑल इफेक्टिवनेस इन द जनरल पॉपुलेशन। आपने देखना होता है कि उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट कैसे आ रहे हैं, कि बंदे को कितने अरसे तक क्योर रहा है, उसके साइड इफेक्ट्स, ऐसे रेयर साइड इफेक्ट्स वो साइड इफेक्ट्स होते हैं बच्चों जो बहुत ही कम आते हैं, ठीक है। लेकिन किसी ड्रग के अगर ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जो बहुत ही कम आ रहे हैं, उनको भी मॉनिटर करना किसमें आ जाता है, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस में आ जाता है। एंड ओवरऑल इफेक्टिवनेस इन द जनरल पॉपुलेशन, और ओवरऑल वो कितनी, अगर 100 बंदे थे, ठीक है, 100 बंदों में से अगर वो मेडिसिन यूज हुई है और 80 बंदे जो है वो ठीक हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा है, ठीक है। तो उसको इन सारी चीजों को चेक किया जाता है। इसी तरह अगर एक ड्रग थी बच्चों, तो वो अगर एक पेशेंट यूज कर रहा है वो ठीक हो गया बिल्कुल, लेकिन 5 या 3 साल के बाद क्या हुआ है, उसको जो है वो किडनीज के प्रॉब्लम आने लग पड़े हैं या फिर उसको आई का कोई प्रॉब्लम आने लग पड़ा है, तो ये ऐसे प्रॉब्लम्स हैं उस ड्रग की वजह से जो कि रेयर साइड इफेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। और कुछ वो दूसरे बंदे थे जिन्होंने ये ड्रग यूज नहीं की थी, या दूसरे पेशेंट्स थे जिन्होंने ये ड्रग यूज नहीं की थी, तो उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स भी नहीं आई। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, ये मॉनिटरिंग में आ जाती हैं। और ये विद टाइम हर ड्रग के साथ क्या हो रही होती है, ये चीजें नोटिस की जा रही होती है। एडिशनल स्टडीज होती हैं, कंडक्टिंग फर्दर स्टडीज टू एक्सप्लोर न्यू यूजेस एंड डोजेज एडजस्टमेंट और कम्बिनेशन विद ड्रग। इसमें क्या होता है बच्चों के उसी ड्रग को और स्टडी किया जाता है ताकि उसके और यूजेस देखे जा सकें और किस बीमारी के लिए यूज हो सकता है, डोज एडजस्टमेंट की जा सके उसकी, और इसके अलावा उसको दूसरी ड्रग के साथ कंबाइन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। इन सारी चीजों को स्टडी करना किसमें आ जाता है, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस में। पोस्ट का मतलब क्या होता है कि अब मार्केट में दे दी है, ठीक है ना। जैसे प्री बोर्ड, पोस्ट, प्री और पोस्ट चीज होती है ना। प्री चीज का मतलब होता है कि उस एक मेन काम से पहले वाला काम, और पोस्ट का मतलब है बाद वाला काम। तो अब मार्केट में दे दिया, अब उसके बाद आपने क्या करनी है, उसकी सर्विलेंस करनी है, उसकी बेसिकली आपने डाटा कलेक्ट करना है अबाउट द साइड इफेक्ट्स एंड अबाउट द एफिकेसी। सो इन द लास्ट वी कैन से दैट थ्रू आउट दिस प्रोसेस कोलैबोरेशन अक्रॉस वेरियस डिसिप्लिन सच एज बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड रेगुलेटरी अफेयर इज एसेंशियल। यहाँ पे बायो भी यूज हो रही है बच्चों, केमिस्ट्री भी, केमिकल कंपाउंड्स है, फार्माकोलॉजी क्योंकि ड्रग से रिलेटेड है, और रेगुलेटरी अथॉरिटीज भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही होती हैं। द ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट प्रोसेस इज एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं विद हाई रेट ऑफ फेलियर एट ईच स्टेज। क्योंकि आपने देखा है बच्चों हर एक स्टेज के ऊपर बहुत ही बारीक बीनी से क्या हो रही है, वो
रिसर्चेज हो रही हैं और अप्रूवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब एक ड्रग मार्केट में आ रही होती है तो वो एक पूरे प्रोसेस के थ्रू आ रही होती है, इसलिए उन्होंने कहा है कि ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और हर स्टेज के ऊपर फेलियर रेट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बट इट अल्टीमेटली एम टू ब्रिंग सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकेशन टू द पेशेंट। बट द मेन पर्पज इज कि जो पेशेंट्स हैं, जो मरीज है, उनको जो सेफ मेडिसिन है वो पहुंचाई जा सके। तो यहाँ पे उन्होंने एक फ्लो चार्ट में यही बताया हुआ है कि सबसे पहले आपने ड्रग को डिस्कवर करना है, उसको डेवलप करना है, उसके बाद उसकी प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट और डिस्कवरी में हम लोगों ने क्या देखा था, टारगेट आइडेंटिफिकेशन, हिट आइडेंटिफिकेशन, टारगेट वैलिडेशन और हिट टू लीड ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद प्री क्लिनिकल रिसर्च हुई थी, डेवलपमेंट हुई थी, जिसमें आपने इन विट्रो, इन वीवो, टॉक्सिकोलॉजिकल और फॉर्मुलेशन वगैरह इस ड्रग की देख ली थी। उसके बाद आपने उस ड्रग को क्लिनिकल ट्रायल दिया था, जिसमें 4 फेजेस होते हैं। उसके बाद अथॉरिटीज उसको अप्रूव करती हैं, FDA रिव्यू होता है, उसके बाद पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस होती है। सो दीज ऑल आर बेसिकली द ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट जो उन्होंने दिया हुआ बच्चों वो है एंटीबायोटिक इंटरएक्शन। इसमें उन्होंने आपको दिया होगा कि एंटीबायोटिक किस तरह से काम कर रही हैं और एंटीबायोटिक कहते किसे हैं बेसिकली। सो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें, सो एंटीबायोटिक बेसिकली, एंटी का मतलब होता है बच्चों अगेंस्ट, ठीक है, और बायो का मतलब होता है लाइफ। तो ये वो ड्रग्स होती हैं, एंटीबायोटिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि लाइफ को किल कर रही होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल कर रही होती हैं। लेकिन यहाँ पे कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया, वायरस, ह्यूमन, एनिमल, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। लेकिन एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन होंगी या वो ड्रग्स होंगी जो कि किसके लिए यूज हो रही होंगी, ट्रीटमेंट के लिए या प्रिवेंट करने के लिए। कौन से इन्फेक्शन को, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, ठीक है। सो एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन दैट हेल्प स्टॉप इन्फेक्शन कॉज बाय द बैक्टीरिया। कोई भी बैक्टीरिया अगर कोई भी बीमारी काज करा रहा है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा कि आपने उस पेशेंट को क्या देना होगा, एंटीबायोटिक देना होगा। अब एंटीबायोटिक काम कैसे कर रहा होता है बच्चों, या तो उस बैक्टीरिया को किल कर देगा या फिर उसको मल्टीप्लाई होने से रोकेगा। मतलब क्या है कि अगर लेट्स सपोज यहाँ पे एक बैक्टीरिया है, यहाँ पे 5 बैक्टीरिया हैं और या 3 बैक्टीरिया हैं, ठीक है ना, 3 बैक्टीरिया हैं या 3 आपके पास लेट्स सपोज 3 बंदे हैं, ठीक है। तो या तो आप इनको क्या कर दें, इन 3 बंदों को ही खत्म कर दें, या फिर इन 3 बंदों से जो 6 बंदे बन रहे हैं ना, इनको रोक दें, ठीक है ना, मल्टीप्लाई जो हो रहे हैं बंदे उनको आप रोक दें। तो बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक भी सेम यही काम कर रही होती है कि अगर बैक्टीरिया है तो या तो ये इस बैक्टीरिया को किल कर देगा डायरेक्टली, बॉडी से खत्म ही कर देगा, या जो बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है उनको ये ग्रो नहीं करने देगा, ठीक है। तो 2 तरह से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक कैन किल बैक्टीरिया बाय डिस्ट्रॉइंग क्रूशियल पार्ट दैट दे नीड टू सर्वाइव। जैसे डीएनए को किल कर दिया या सेल वॉल को किल कर दिया है, तो जब बैक्टीरिया का डीएनए ही नहीं रहेगा या सेल वॉल ही नहीं रहेगी तो वो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता। एंड एंटीबायोटिक कैन स्टॉप द ग्रोथ बाय प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम मेकिंग सर्टेन प्रोटीन्स दे नीड टू मल्टीप्लाई। या फिर ये क्या करे कि जो बैक्टीरिया है उसको बच्चों ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होगा, ग्रो कर रहा है तो उसका मतलब है कि उसका डीएनए भी रेप्लिकेट करना चाहिए, उसके अंदर प्रोटीन्स भी रेप्लिकेट करने चाहिए, प्रोटीन्स भी इंक्रीज होने चाहिए। तो अगर प्रोटीन्स नहीं बन रहे तो वो बैक्टीरिया के पास पूरी चीजें ही नहीं है। जैसे आप घर बनाते हैं तो आपके पास अगर ईंटें, सीमेंट वगैरह ही नहीं होंगे तो आप घर नहीं बना सकते। तो जब बैक्टीरिया के पास मेन चीजें ही नहीं होंगी जिसकी वजह से वो ग्रो कर सकेगा तो वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो ये 2 मेथड हैं जिसके थ्रू जो बैक्टीरिया है उसकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप की जा सकती है बाय यूजिंग द एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क फॉर वायरल इन्फेक्शन, क्योंकि नाम से जाहिर हो रहा है बच्चों कि ये किसके लिए है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। ये वायरल इन्फेक्शन को, हालांकि वायरल भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, लेकिन वायरल्स के लिए, वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटीवायरल्स होते हैं, नॉट एंटीबैक्टीरियल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, एंटीबैक्टीरियल होते हैं, एंटीवायरल नहीं होते। तो अगर कोल्ड है या फ्लू है या कफ है तो ये जो कोल्ड फ्लू कफ ये जो 1 हफ्तों के लिए लग रहे होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ वायरल इन्फेक्शन होते हैं बच्चों। उन केसेस में अगर आप एंटीबायोटिक लेंगे भी ना तो आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपको आराम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपको क्या हुआ होता है, वायरल इन्फेक्शन हुआ होता है। तो वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स का कोई भी रोल नहीं होता। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट उन्होंने टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक दी हुई हैं। टाइप्स आपने किस पे बेसिस पे किया हुआ है कि जो एंटीबायोटिक्स है बेसिकली उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। देयर 100 ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक बट मोस्ट ऑफ देम क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। सबसे पहला जो ग्रुप आ जाता है वो कौन सा आ जाता है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इन्फेक्शन को यूज करने के लिए ट्रीट करने के लिए यूज हो रही होती है एंटीबायोटिक। कौन से इन्फेक्शन को, स्किन इन्फेक्शन अगर हो चुका है, चेस्ट का इन्फेक्शन है या फिर यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो। और इसमें एग्जांपल्स क्या आ जाती हैं, पेनिसिलिन, एमोक्सिसिलिन एंड फ्लूक्लोक्सासिलिन। ये सारी की सारी किस कैटेगरी में आती हैं बच्चों, पेनिसिलिन में आती है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, बैक्टीरियल सेल वॉल सेंसेस को इनहिबिट कर देंगी। तो जब बैक्टीरियल सेल वॉल सेंसेस को इनहिबिट करेंगी तो बेसिकली ये क्या कर रही है बच्चों, बैक्टीरिया को किल कर रही है, ठीक है ना। सो दे इनहिबिट बैक्टीरियल सेल वॉल सेंसेस बाय बाइंडिंग टू पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन लीडिंग टू सेल लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है बच्चों ब्रेक डाउन। तो बेसिकली ये करते क्या है, ये जो पेनिसिलिन होती हैं ये जाके पेनिसिलिन
पेनिसिलिन बाइंडिंग साइट जो सेल वॉल पे पड़ी होती है उसके ऊपर जाके बैठ जाती हैं, ठीक है, ये एंटीबायोटिक्स। और जब ये उसके ऊपर बैठती हैं तो ये सेल वॉल को क्या कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती है। तो जब बैक्टीरिया की सेल वॉल ही नहीं रहेगी तो वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकेगा, वो बैक्टीरिया किल हो जाएगा। दूसरी जो एंटीबायोटिक है वो बच्चों वो क्या है, टेट्रासाइक्लिन। दे कैन बी यूज टू ट्रीट अ वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शन। ये भी यहाँ पे भी वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शन ट्रीट होते हैं, यहाँ पे भी। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये प्रोटीन सेंसेस को इनहिबिट कर देती हैं। जो प्रोटीन सेंसेस को इनहिबिट करेंगी तो इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने देंगी। बाय बाइंडिंग टू 30S राइबोसोमल सब यूनिट ब्लॉकिंग द अटैचमेंट ऑफ अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए टू राइबोसोम। अब इसमें होता ही है बच्चों के राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है, 30 एक स्मॉलर सब यूनिट होता है, एक लार्जर सब यूनिट होता है। ये जो है ये 30 सब यूनिट पे यानी कि स्मॉलर सब यूनिट पे जाके टेट्रासाइक्लिन बाइंड करती है और क्या करती है कि जो अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए होता है वो बेसिकली आपके पास क्या होता है कि यहाँ पे राइबोसोम है, राइबोसोम के साथ आगे अटैच होता है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए जब इसके साथ आगे अटैच होता है ना बच्चों, तो आपके पास क्या हो रही होती है, प्रोटीन सेंसेस हो रही होती है, ठीक है ना। तो प्रोटीन जब बनेगा तो उसका मतलब यह है कि बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये क्या करता है, जब आप इसको टेट्रासाइक्लिन किसी पेशेंट को दे देते हैं तो टेट्रासाइक्लिन जाके इस 30S राइबोसोम के राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड कर देगा। जब ये इसके साथ बाइंड कर गया तो अब ट्रांसफर आरएनए इसके साथ बाइंड नहीं कर सकता। तो जब ट्रांसफर आरएनए इस 30S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड नहीं करेगा तो ये प्रोटीन सेंसेस भी नहीं होगी। तो जब प्रोटीन सेंसेस नहीं होगी तो बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। अब इसमें कौन सी एग्जांपल्स आ जाती हैं, ये कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, टेट्रासाइक्लिन इस तरह से काम कर रही होती है, डॉक्सीसाइक्लिन इस तरह से काम कर रही होती है, माइनोसाइक्लिन इस तरह से काम कर रही होती है। उसके बाद जो थर्ड एंटीबायोटिक है उसको वो कौन से आ जाते हैं, फ्लोरोक्विनोलोन्स आ जाते हैं। दे आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब है कि वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शंस को ट्रीट कर रहे होते हैं। दैट वर वंस यूज्ड टू ट्रीट अ वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शन, स्पेशली रिस्पिरेटरी कोई इन्फेक्शन आ गया या फिर यूटीआई आ गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आ गया। दीज एंटीबायोटिक्स आर नो लॉन्गर यूज्ड रूटीनली बिकॉज ऑफ द हाई रिस्क ऑफ द साइड इफेक्ट्स, ठीक है ना। इनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए जैसे हम लोगों ने पीछे देखा था कि आपने साथ साथ साइड इफेक्ट्स को भी कंसीडर करना होता है, तो इनके साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं, इसलिए फ्लोरोक्विनोलोन्स जो है वो इतनी ज्यादा यूज नहीं हो रहे होते। इसमें कौन सी एंटीबायोटिक्स आ जाती है बच्चों, सिप्रोफ्लॉक्सासिन आ जाती है और लिवोफ्लॉक्सासिन आ जाती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर इसको देखा जाए तो ये क्या कर रही होती है, डीएनए रेप्लिकेशन को इनहिबिट कर रही होती हैं। कैसे, जो एंजाइम होते हैं बैक्टीरिया के अंदर डीएनए गायरेज एंड ट्रोपोआइसोमरेज 4 तो इन दोनों के ऊपर ये जाके एंटीबायोटिक्स जाके एक्ट करती हैं, इन दोनों एंजाइम्स को किल कर देती हैं, ठीक है। इन दोनों एंजाइम्स को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं। जब ये दोनों एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होती, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ भी नहीं होती, बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। एंड द फोर्थ वन इज द सल्फोनामाइड्स, ठीक है ना। दे आर सिंथेटिक बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक। अच्छा, अब एक जो है बच्चों, एक बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक होती हैं और दूसरी जो है वो बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं। बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक्स वो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, जैसे सुसाइड वाला वर्ड होता है ना, तो ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये क्या करती हैं, बैक्टीरिया को किल करती हैं। और ये जो बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब क्या है, स्टैटिक का मतलब होता है रुक जाना, ठीक है। तो ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये वो होती हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने देती, ये किल नहीं करेंगी लेकिन बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई भी नहीं होने देंगी, ठीक है। यहाँ पे जब आपने पढ़ा था कि 2 तरह से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं, एक तो किल कर रही होती हैं, तो जो किल कर रही होंगी एंटीबायोटिक्स उनको आप क्या नाम दे देंगे, बैक्टीरियोसिडल, सुसाइड से याद कर लें। और जो दूसरी होंगी जो कि मल्टीप्लाई नहीं होने देती वो कौन सी हो जाएंगी, बैक्टीरियोस्टैटिक, यानी कि रोक दिया उन्होंने बैक्टीरिया की ग्रोथ को। तो ये आपके पास आके दो तरह से आप इसको कैटेगराइज करते हैं। सो सल्फेनामाइड्स कौन सी हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक है और सिंथेटिक है। सिंथेटिक का मतलब है कि ये लैब्स में बनती हैं। कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो नेचुरल होती हैं। तो सल्फोनामाइड्स आर सिंथेटिक बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक, मतलब ये वो एंटीबायोटिक होंगी जो बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई नहीं होने देंगी। एंड इसमें कौन कौन सी आ जाती है, मैफिनाइट आ जाती है, सल्फासिटामाइड आ जाती है, सल्फाडाइजिन आ जाती है एंड सल्फेनिलमाइड आ जाती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो दीज कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ पी अमाइनो बेंजोइक एसिड टू डाईहाइड्रोटेरोइड, ठीक है ना। तो ये आपके पास जो है ये क्या कर रही होंगी, पी अमाइनो बेंजोइक एसिड को डाईहाइड्रोटेरोइड में कन्वर्ट नहीं होने देंगी, विच बैक्टीरिया नीड फॉर फोलेट सेंसेस एंड अल्टीमेटली प्यूरिन एंड डीएनए सेंसेस, जो कि किसके लिए चाहिए होगा कि बैक्टीरिया अपने फोलेट्स बनाते हैं और फोलेट बनाने के बाद क्या बन जाता है, उसके अंदर प्यूरिन बेसिस बनती हैं और प्यूरिन बेसिस के बाद क्या बनता है, डीएनए सिंथेसाइज होता है। तो जब ये वाली कन्वर्जन नहीं होगी बच्चों, फोलेट सेंसेस नहीं होगी, प्यूरिन नहीं बनेगा, डीएनए नहीं बनेगा, तो इसका मतलब है कि बैक्टीरिया फर्दर मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया ने बनना है अगर, तो दोनों के अंदर डीएनए होना चाहिए। लेकिन अब डीएनए की जो सिंथेटिक पाथवे है उधर ही आके इनहिबिशन आ गई है, तो ये आके बस फर्दर डीएनए नहीं बनेगा, तो बैक्टीरिया भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ह्यूमन डू नॉट सिंथेसाइज फोलेट बट एक्वायर इट इन देयर डाइट, सो देयर डीएनए सिंथेसिस इज लेस अफेक्टेड।
अब उन्होंने कहा है कि अगर एक ह्यूमन बॉडी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर सल्फोनामाइड यूज़ कर रहे हैं, हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे अंदर भी तो डीएनए सिंथेसिस हो रही है ना, उसमें भी यही पाथवे फॉलो हो रहा होगा। तो उस केस में फिर सल्फोनामाइड्स हमारे डीएनए को भी नहीं सिंथेसाइज होने देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर फोलेट नहीं बन रहा होता। हम लोग फोलेट कहाँ से ले रहे होते हैं? अपनी डाइट से। तो जब हमारी बॉडी के अंदर फोलेट ही नहीं बन रहा तो इसका मतलब है ये वाला स्टेप ही नहीं हो रहा जिसके ऊपर आकर इस एंटीबायोटिक ने एक्ट करना है। तो ये सिर्फ बैक्टीरिया में हो रहा है, तो बैक्टीरिया के स्टेप को वो नहीं होने देगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन भी बैक्टीरिया की से स्टॉप होगी, ह्यूमन बॉडी की नहीं स्टॉप होगी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में फोलेट सेंसेस नहीं हो रही होती है। हम सिर्फ अपने जो डाइट होती है उसमें फोलेट को ले रहे होते हैं, और जब डाइट में ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारी डीएनए सेंसेस इस एंटीबायोटिक से अफेक्ट नहीं होगी। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिफरेंट एंटीबायोटिक्स। आपको हर एक एंटीबायोटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आना चाहिए, वो बैक्टीरियोस्टैटिक है या बैक्टीरियोसिडल है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं बच्चों एंटीवायरल्स एंड एंटी रिट्रोवायरल्स। सो एंटीवायरल्स एंड एंटी रिट्रोवायरल्स नाम से जाहिर हो रहा है, एंटी का मतलब है अगेंस्ट और वायरल का मतलब है कि वायरस के अगेंस्ट वर्क कर रही होंगी। एंड एंटी रिट्रोवायरल्स भी वो एंटीबायोटिक्स एंटी ड्रग्स होंगी जो कि रिट्रोवायरल को किल कर रही होंगी। ठीक है ना। अब रिट्रोवायरल क्या होते हैं ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। एंटीवायरल्स एंड एंटी रिट्रोवायरल आर क्लास ऑफ मेडिकेशन स्पेसिफिकली यूज टू ट्रीट वायरल एंड रिट्रोवायरल इन्फेक्शन काज बाय वायरसेस लाइक HIV है, हर्पीज वायरस है, हेपेटाइटिस B एंड C वायरस है। ये सारे वायरसेस के नाम लिखे हुए हैं बच्चों, जो कि बॉडी में जाते हैं तो ये क्या करा रहे होते हैं? डिजीजेस कॉज करा रहे होते हैं। तो इनकी ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग यूज हो रही होंगी उनको आप किस में कैटेगराइज करते हैं? या तो एंटीवायरल्स में कैटेगराइज करते हैं या एंटी रिट्रोवायरल में। अब इसमें एंटीबायोटिक्स नहीं आएंगी, क्योंकि एंटीबायोटिक्स इसको किल कर रही थी, बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ट्रीट कर रही थी या बैक्टीरिया को किल कर रही थी। सबसे पहले एंटीवायरल की बात कर लें तो दे आर क्लास ऑफ ड्रग विच इज यूज टू ट्रीट वायरल इन्फेक्शन, ये हमें समझ आ चुकी है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें बच्चों तो ये क्या होते हैं? वर्क बाय इनहिबिटिंग द एबिलिटी ऑफ वायरस टू मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड विद इन द बॉडी। तो ये मल्टीप्लाई नहीं होने देंगे, तो जब वायरस मल्टीप्लाई नहीं होंगे, वो बॉडी में स्प्रेड नहीं होंगे, तो वो डिजीज कॉज नहीं करा सकेंगे। एंटीवायरल टारगेट एजेंट ड्रग टारगेट डाइवर्स ग्रुप ऑफ वायरसेस, इसमें हर्पीज को भी ट्रीट कर लेते हैं एंटीवायरल्स। ठीक है। हेपेटाइटिस डिजीज को भी ट्रीट कर लेते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस जो है उसको भी एंटीवायरल्स ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है। दूसरी जो कैटेगरी आती है ड्रग्स की वो कौन सी आ जाती है? एंटी रिट्रोवायरल। अभी तक आपने 3 कैटेगरीज पढ़ ली हैं। एक एंटीबायोटिक्स पढ़ ली है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने के लिए यूज हो रही है। दूसरी ड्रग जो है वो एंटीवायरल्स हैं जो कि वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज हो रही है। और तीसरी कैटेगरी है एंटी रिट्रोवायरल्स की, जो कि किन डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज हो रही है, जो कि रिट्रोवायरस की वजह से काज हो रही होती हैं। सो दीज आर सबसेट ऑफ एंटीवायरल स्पेशली दैट आर यूज्ड टू फाइट रिट्रोवायरल इन्फेक्शन विच मेनली इंक्लूड HIV। अब रिट्रोवायरल किसे कहते हैं बच्चों? रिट्रोवायरस वो वायरसेस होते हैं, बेसिकली एक वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो DNA भी हो सकता है, वो RNA भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन रिट्रोवायरस वो वायरसेस होते हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? RNA होता है। ये वायरसेस RNA से क्या बना रहे होते हैं? DNA बना रहे होते हैं, क्योंकि जब भी एक सेल ने मल्टीप्लाई करना है तो सेल की मल्टीप्लिकेशन के लिए उसे क्या चाहिए? DNA चाहिए। RNA से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रेप्लिकेट नहीं कर सकता। सो रेट्रोवायरसेस वो वायरसेस होते हैं जिनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? RNA होता है। अब जब RNA है तो जब इस वायरस ने रेप्लिकेट करना होगा ना बच्चों, तो ये क्या करता है? अपने RNA को कन्वर्ट करता है किसमें? DNA में। तो इसलिए इनको आप क्या नाम दे देते हैं? रेट्रोवायरस का नाम दे देते हैं। सो ये इसमें कौन सा वायरस आ जाता है? HIV वो वायरस होता है जिसका जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है? RNA का होता है। डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स एक्ट ऑन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ HIV लाइफ साइकिल। अब इसमें अगर आप एक पेशेंट को HIV वायरस उसके अंदर चला गया है तो उसको जो बीमारी होगी वो एड्स की होगी, तो उस एड्स को ट्रीटमेंट करने के लिए आपने क्या देनी होंगी? उसको एंटी रेट्रोवायरल देने होंगी। अब एंटी रेट्रोवायरल उसकी बॉडी के अंदर जाती हैं और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ HIV की जो लाइफ साइकिल होती है उसके ऊपर जाके अफेक्ट करती हैं और उस HIV वायरस को क्या करते हैं? किल करते हैं। रेट्रोवायरसेस आर अ टाइप ऑफ वायरसेस दैट यूजेस RNA एज देयर जेनेटिक मटेरियल एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज टू रेप्लिकेट। RNA उनका जेनेटिक मटेरियल होता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है बच्चों? एक एंजाइम होता है जो कि RNA को कन्वर्ट कर रहा होता है DNA में। और ये RNA को DNA में क्यों कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि उन्होंने क्या करना होता है? रेप्लिकेट करना होता है। मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म DNA के बगैर रेप्लिकेट नहीं कर सकता, DNA के बगैर वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। तो अब इनके अंदर तो होता है DNA होता ही नहीं है, इनके अंदर तो RNA होता है। तो ये क्या करते हैं? इस RNA को कन्वर्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम विच इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है वो RNA को कन्वर्ट कर देता है किसमें? DNA में। जब ये RNA से DNA में कन्वर्ट हो जाता है तो ये वायरस फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? 2 वायरस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है ना। एंड एंटी रेट्रोवायरल इनहिबिट द रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरल। अब एक पेशेंट को जब रेट्रोवायरल ने अटैक कर दिया है तो एंटी रेट्रोवायरल वो लेंगे या ड्रग्स लेंगे ये वाले, तो वो क्या करेंगी? ये ड्रग्स जो है वो इस वायरस को रेप्लिकेट नहीं होने देंगी, जिसकी वजह से जो HIV का इन्फेक्शन है वो कंट्रोल हो जाएगा और जो प्रोग्रेशन है एड्स की वो स्टॉप हो जाएगी। एड्स को ट्रीट नहीं किया जा सकता, लेकिन एड्स की जो प्रोग्रेशन
प्रोगेशन है बच्चों, प्रोगेशन का मतलब है कि डिजीज़ की जो ग्रोथ है, ठीक है ना, डिजीज़ जो टाइम ज़्यादा होती जाती है उसको ये कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये आपके पास सिंपल सा उन्होंने छोटा सा टॉपिक दिया हुआ था एंटीवायरल्स का और एंटी रिट्रोवायरल्स का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को एडवांटेजेस पढ़ने से पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है वो कहते किससे हैं। बेसिकली हमारी बॉडी में हो रहा क्या होता है कि जब भी कोई इन्फेक्शन होता है बच्चों, तो इन्फेक्शन का मतलब क्या है कि या तो उस इन्फेक्शन में एक ह्यूमन बॉडी के अंदर बैक्टीरिया गया हुआ है, सही है, या फिर उस बॉडी के अंदर जो है वो या तो वायरस किया हुआ है या फिर कौन किया हुआ है, रेट्रोवायरस किया हुआ है। ये तीनों चीज़ें जब भी एक बॉडी के अंदर जाती हैं तो वो क्या काज कराती हैं बच्चों, इन्फेक्शन काज कराती हैं। अब ये जब चीज़ें बॉडी के अंदर जाती हैं ना, तो ये जो चीज़ें किसके तौर पे एक्ट करती हैं, ये एक्ट करती हैं एज एंटीजन, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर अगर बैक्टीरिया जा रहा है या फिर वायरस जा रहा है या रेट्रोवायरस जा रहा है ना, तो ये किसके तौर पे एक्ट करता है, एंटीजन के तौर पे एक्ट करता है। अब जब हमारी बॉडी के अंदर ये चला जाता है तो हमारी बॉडी इनको रिकग्नाइज करती है, और जब रिकग्नाइज करती है तो बच्चों हमारी बॉडी के अंदर होता है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर पड़ी हुई है जी, बैठी हुई है आर्मी, और वो आर्मी क्या कर रही है, आर्मी का क्या काम होता है, डिफेंसिव काम होता है कि वो बाहर से कोई भी एजेंट आ रहा है, एंटीजन आ रहा है, तो वो उसको आर्मी क्या करेगी, किल कर देगी। तो ये इम्यून सिस्टम भी बेसिकली इस जो फॉरेन एजेंट है इसको क्या करेगा, किल करेगा। लेकिन ये कैसे किल करेगा, ये किल करेगा बाय प्रोड्यूसिंग सर्टेन प्रोटीन्स। वो प्रोटीन्स क्या होती हैं बच्चों, वो प्रोटीन्स होती हैं एंटीबॉडीज, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा होता है कि जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन का लेट्स सपोज बैक्टीरिया कोई बॉडी के अंदर एंटर हो चुका है, तो हमारा इम्यून सिस्टम उस एंटीजन को या उस बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज करता है और उसके अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस करने लग पड़ता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लग पड़ता है। वो एंटीबॉडीज पर फिर क्या करती है बच्चों, इस बैक्टीरिया को या इस वायरस को क्या कर देती हैं, किल कर देती हैं, और वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी से आउट हो जाते हैं। अब अगर एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसे केस आ चुका है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और उससे ये एंटीबॉडीज बन रही हैं लेकिन ये बैक्टीरिया किल नहीं हो रहा, तो जब बैक्टीरिया किल नहीं हो रहा तो हम क्या देते हैं, हम क्या खाते हैं, एंटीबायोटिक्स खाते हैं या एंटीवायरल्स खाते हैं या एंटी रेट्रोवायरल्स खाते हैं, यानी कि ड्रग्स लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास ये जो भी फॉरेन एजेंट है, ये जो भी एंटीजन है, ये क्या हो जाते हैं बच्चों, किल हो जाते हैं। जो कि हम लोगों ने अभी पीछे एंटी रेट्रोवायरस है, तो ये सारी चीज़ें, ये जो आप डिफरेंट ड्रग्स ले रहे होते हैं, क्यों ले रहे होते हैं, ताकि आपके इम्यून सिस्टम को हेल्पफुल हो। आपके इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज इतनी अच्छे से वर्क नहीं कर रही थी, तो आपने एंटीबायोटिक्स उसको दी हैं या एंटीवायरल्स दी हैं या एंटी रेट्रोवायरल्स दी हैं, उसके थ्रू क्या होगा कि ये जो इन्फेक्शन है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब जो नई एडवांसमेंट आई है फार्मेसी में, फार्माकोलॉजी में, उसमें ये होता है कि एंटीबॉडीज बनाई जा रही हैं सिंथेटिक, जिसके थ्रू आपके पास क्या हो रहा है, इन्फेक्शन को ट्रीट किया जा रहा है। एंटीबॉडीज जो है वो क्या की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, जिसके थ्रू क्या किया जा रहा है, इन्फेक्शंस को ट्रीट किया जा रहा है। तो उन एंटीबॉडीज को जो कि आपके पास सिंथेटिक बन रही हैं, उनको आप क्या नाम दे देते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का नाम दे देते हैं। मोनोक्लोनल, क्लोन किसे कहते हैं बच्चों, क्लोन कहते हैं कॉपीज को, ठीक है ना। क्लोनिंग आप पढ़ के आए हुए हैं बायोटेक्नोलॉजी में, मैंने आपको पढ़ाया था। क्लोनिंग का मतलब क्या है, कॉपीज। तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली जो बॉडी की एंटीबॉडी होती है, हमारे अपने नेचुरल बॉडी की जो एंटीबॉडी होती है, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती हैं। और मल्टीपल कॉपीज क्यों बनाई जाती हैं, ताकि वो बंदों को दी जा सके, और जब वो एडमिनिस्टर की जाती हैं तो वो क्या करती हैं, इन्फेक्शन को ट्रीट कर रही होती हैं। तो एंटीबायोटिक्स की बजाय अब क्या यूज होने लग पड़ी हैं, एंटीबॉडीज यूज होने लग पड़ी हैं। उनके डिफरेंट, एक मेन जो बॉडी की एंटीबॉडी होती है उसकी डिफरेंट कॉपीज बनाई जाती हैं, उस जब कॉपीज बन जाती हैं तो वो इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए पेशेंट को दी जाती हैं, और उस एंटीबॉडी को आप क्या नाम दे देते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का नाम दे देते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये जो टॉपिक है बेसिकली इसका नाम जो है वो आपको समझ आ चुका होगा। अब हम बुक से देख लेते हैं कि बुक में आपको क्या बताया हुआ उन्होंने, एडवांटेजेस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दे आर बेसिकली व्हाट, दे आर प्रोटीन्स and they are made in laboratories that act like protein called antibodies in our body। तो ये हमारी बॉडी में ऐसे काम कर रही होती है जैसे हमारी बॉडी की अपनी एंटीबॉडीज काम कर रही होती है। एंटीबॉडीज आर पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, जो कि कब काम कर रही होती हैं, जब बाहर से कोई ना कोई फॉरेन एजेंट आता है जो कि एंटीजन के तौर पर एक्ट करता है। एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या बना रही होती है, एंटीबॉडीज बना रही होती है, ठीक है। और वो एंटीबॉडीज क्या करती हैं, उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ये सारी बातें मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। लेबोरेटरी में जब एंटीबॉडीज बनेगी तो उनको आप क्या नाम दे देंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का नाम दे देंगे। और इनका काम क्या होता है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं, ठीक है ना, रीइंफोर्स करती हैं। द वर्ड मोनोक्लोनल रेफर टू द फैक्ट दैट द एंटीबॉडीज क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी आर क्लोन, ठीक है ना, यानी कि उनकी मल्टीपल कॉपीज बनी हुई हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर यूज फॉर डायग्नोसिस के लिए यूज हो रही होती हैं, ट्रीटमेंट की डिजीज के लिए यूज हो रही होती हैं, और रिसर्च पर्पजेज के लिए यूज हो रही होती है। अब एडवांटेजेस क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ओवर सेवरल एडवांटेजेस ओवर ट्रेडिशनल एंटीबॉडी थेरेपी इंक्लूडिंग इनकी
स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब क्या है कि ये पर्टिकुलर डिजीज़ को बहुत अच्छे से ट्रीट करती हैं, क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी होती है, एंड एबिलिटी जो प्रोड्यूस, और इसके अलावा ये लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो सकती हैं। दे कैन बी इंजीनियर टू टारगेट स्पेसिफिक एंटीजन, इनको स्पेसिफिकली बनाया जाता है कि स्पेसिफिक एंटीजन को ये जाके किल कर सकें, ठीक है ना। लेट्स सपोज अगर कोई बैक्टीरिया, स्पेसिफिक बैक्टीरिया बॉडी के अंदर गया है तो उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज भी बन सकती हैं, मेकिंग दम इफेक्टिव फॉर वेरियस एप्लीकेशन लाइक कैंसर डायग्नोसिस के लिए यूज हो रही होती है, थेरेपी के लिए यूज हो रही होती है, और डायग्नोस्टिक के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज हो रही होती हैं। अब एडवांटेजेस की बात करें तो हाईली स्पेसिफिक होती हैं, दे आर इंजीनियर टू बाइंड टू अ सिंगल स्पेसिफिक एंटीजन और एपिटोप, अलाउइंग फॉर प्रिसाइज टारगेटिंग एंड रिड्यूसिंग ऑफ टारगेट इफेक्ट्स, ठीक है ना। यानी कि अगर एक एंटीबायोटिक आपने खा भी लिया ना बच्चों, तो हम लोगों ने देखा था वो वाइड रेंज को इफेक्ट ट्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन अगर एक स्पेसिफिक इन्फेक्शन आ गया, ये स्पेसिफिक कोई डिजीज आ गया है, तो आपने उस टारगेट डिजीज को ही टारगेट करना है, तो उसके लिए आपको क्या लेनी पड़ेगी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ने वो उसी डिजीज को जाके टारगेट करेगी, बाकी किसी भी सिस्टम को ये नहीं छेड़ेगी। तो इसका मतलब है कि ये हाईली स्पेसिफिक होती हैं। इनकी कंसिस्टेंट क्वालिटी का मतलब क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कैन बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज विद कंसिस्टेंट क्वालिटी अक्रॉस डिफरेंट बैचेस इंश्योरिंग रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। मतलब अगर आप बार बार लार्ज क्वांटिटी में बना रहे हो ना, तो कोई भी उस क्वांटिटी में से एक ऐसी एंटीबॉडी नहीं होगी जिसकी क्वालिटी बच्चों कम हो या कॉम्प्रोमाइज्ड हो, ठीक है ना। सबकी क्वालिटी क्या होगी, सेम होगी, और सब जो है वो सेम वे में क्या कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। रीन्यूएबल प्रोडक्शन का मतलब क्या है, वंस अ हाइब्रिडोमा और रिकॉम्बिनेंट सेल लाइन इज एस्टेब्लिश्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। सो हाइब्रिडोमा का मतलब या रिकॉम्बिनेंट सेल का मतलब क्या है बच्चों, कि एक ऐसी एंटीबॉडी है जिसने सेल के साथ, लिविंग सेल के साथ जाके कॉम्बिनेशन बना लिया, ठीक है ना, और वो जब कॉम्बिनेशन बनाएगी तो वो बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो जब हाइब्रिडोमा बन चुका है या रिकॉम्बिनेंट सेल लाइन बन चुकी है, यानी कि एंटीबॉडी प्लस जो लिविंग सेल है इनका कॉम्बिनेशन बन चुके हैं और वो इफेक्टिव है, तो उसके बाद वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। और वर्सेटाइल एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ हो सकती है, लाइक डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज़ हो सकती है, थेराप्यूटिक पर्पज़ के लिए भी। डायग्नोसिस का मतलब है किसी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, किसी डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी थेरेपी का मतलब है किसी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, और रिसर्च पर्पजेस के लिए भी यूज़ की जाती है। तो डायग्नोस्टिक में क्या है, यूज इन प्रेगनेंसी टेस्ट, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रेगनेंसी टेस्ट में यूज़ हो रही होती है, HIV टेस्टिंग में यूज़ हो रही होती है, और डिफरेंट डायग्नोसिस के लिए यूज़ हो रही होती हैं। थेरेपी की बात करें तो ट्रीटमेंट में कैंसर ट्रीटमेंट को क्योर कर रही होती हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ऑटो इम्यून डिजीज़ को ट्रीट कर रही होती हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं बच्चों ऐसी डिजीजेस जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम ही हमें बीमार कर रहा होता है। मतलब कि नॉर्मल जो हेल्दी बॉडी होती है उसमें इम्यून सिस्टम का क्या काम होता है कि उसने प्रोटेक्शन करनी होती है बॉडी की, लेकिन जो ऑटो इम्यून डिजीजेस जिन पेशेंट्स को होते हैं उनमें क्या होता है कि उनका अपना इम्यून सिस्टम बजाय प्रोटेक्शन के वो क्या करने लग पड़ता है, हार्मफुल इफेक्ट काज करने लग पड़ता है, और उसके लिए भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज हो रही होती है। अनदर डेवलपमेंटल एप्लीकेशन, रिसर्च में क्या किस तरह यूज हो रही होती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज हो रही होती है, बायोकेमिस्ट्री वगैरह में डिफरेंट फील्ड्स में जो है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का रोल है। उसके बाद इंजीनियरिंग पॉसिबिलिटी की बात करें तो ये इंजीनियर हो सकती हैं, यानी कि लैब्स में सिंथेसाइज हो सकती हैं स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को बाइंड करने के लिए, ठीक है, या फिर आपके पास एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए अगर आपने ट्रीटमेंट करनी है तो आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को इजीली सिंथेसाइज कर सकते हैं। ह्यूमनाइजेशन का मतलब क्या है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कैन बी ह्यूमनाइज मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ इम्यून रिएक्शन इन पेशेंट, यानी कि अगर एक पेशेंट एंटीबॉडीज ले भी रहा है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज तो उसके अंदर हार्मफुल इफेक्ट्स इतने ज़्यादा नहीं होते, ये जो है ह्यूमन फ्रेंडली होती हैं। सही, जैसे एंटीबायोटिक्स हम लोगों ने देखा है बहुत से हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, तो इनके इतने हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होते। और उसके अलावा लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो सके, क्लोनिंग पॉसिबल है ना, क्लोनिंग का मतलब मल्टीपल कॉपीज बना रहे हैं, तो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की वजह से आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में आपको बायोटेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल तरीके से बढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, तो उसके थ्रू आपके पास क्या होती है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बहुत ज़्यादा बन रही होती हैं। अब उसके अलावा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को दूसरी क्लासेस के साथ अगर कंपेयर किया जाए बच्चों, तो दे आर क्लोन्स ऑफ जस्ट वन एंटीबॉडी, दे बाइंड टू वन एंटीजन ओनली। मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी बैक्टीरिया या वायरस आते हैं तो वो क्या होते हैं, एंटीजन होते हैं, और उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करा रही होती है, एंटीबॉडी। और जब ये एंटीबॉडी आप बॉडी में नहीं बल्कि लैब्स में सिंथेसाइज करने लग पड़ते हैं तो उसको आप क्या नाम दे देते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो हर एंटीजन की स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना दी जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये बहुत स्पेसिफिक हो जाएंगे। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज कैन कम फ्रॉम सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यून सेल एंड विल बाइंड टू मोर देन वन एंटीजन। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज वो होंगी, नाम से जाहिर हो रहा है कि बहुत ज़्यादा इम्यून सेल से वो आ रही होंगी और वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस को भी क्या कर रही होंगी, एंटीजेंस को ट्रीट कर रही होंगी, ठीक है ना।
The advantages of using monoclonal antibodies to target specific cell compared to drug and radiotherapy treatment mean that the drug specifically target the cancer cell and can allow smaller dose of chemotherapy drug to be used. अब यहाँ पे क्या होता है, कैंसर्स में बच्चों, कैंसर में बेसिकली रेडियोथेरेपी भी दी जा रही होती है. रेडियोथेरेपी का मतलब क्या है, कैंसर में क्या होता है कि एक सेल जो है वो बहुत ज़्यादा सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं. तो जब बहुत ज़्यादा सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं तो या तो उस पेशेंट को रेडियोथेरेपी दी जाती है, यानी रेडिएशन से इन सेल्स को किल किया जाता है, या फिर उस पेशेंट को कीमोथेरेपी दी जाती है, यानी कि केमिकल्स दिए जाते हैं जिसके थ्रू ये कैंसर सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. लेकिन जब रेडियोथेरेपी दी जाती है ना बच्चों, तो रेडिएशन पूरी बॉडी को मिलती है. जब पूरी बॉडी को मिलती है तो बाकी अगर ये सेल्स है तो बाकी भी तो लिविंग बॉडी के अंदर सेल्स ही होंगे ना, तो उसमें जो नॉर्मल सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के वो डिस्ट्रॉय होने लग पड़ते हैं. ठीक है ना. तो रेडियोथेरेपी के और कीमोथेरेपी में भी यही होता है कि अगर ये जो कीमोथेरेपी में जो केमिकल्स होते हैं अगर वो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो वो नॉर्मल सेल्स को भी बॉडी के अंदर डिस्ट्रॉय करने लग पड़ते हैं. लेकिन जब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को आप कैंसर के लिए ट्रीट करते हैं तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का काम ही क्या होता है कि ये स्पेसिफिक होते हैं. तो ये सिर्फ और सिर्फ जाके कैंसर सेल को टारगेट करेंगे, ये नॉर्मल सेल को टारगेट नहीं कर रहे होते. इसीलिए जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं बच्चों, उनका हेयर फॉल हो रहा होता है, नेल्स की लॉसेज हो रही होती है, तो ये सारी चीज़ें, या उनकी जीएटी गट के प्रॉब्लम आ रहे होते हैं, तो वो इसीलिए आ रहे होते हैं क्योंकि वो जो ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं वो सिर्फ कैंसर सेल्स को किल नहीं कर रहे होते बल्कि वो उनके नॉर्मल सेल्स को भी क्या कर रहे होते हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं. तो उससे बेहतर ऑप्शन क्या है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज उन्हें दी जाए ताकि स्पेसिफिक सेल्स को टारगेट किया जाए. ठीक है. और जो बाकी नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय ना किए जाए. ठीक. एंड दिस कैन रिड्यूस द साइड इफेक्ट एंड रिड्यूस रिस्क टू हेल्दी सेल. तो यहाँ पे भी ने ये बताया कि जो हेल्दी सेल्स हैं वो नॉर्मल रहते हैं, सिर्फ जो कैंसर सेल होते हैं, जैसे ये लेट्स सपोज एक बंदा है, इसमें इधर कैंसर पड़ा हुआ है, तो जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होगी वो सिर्फ इसी को टारगेट कर रही होगी, बाकी जो सेल्स होंगे बॉडी के उसको कोई भी टारगेट नहीं कर रही होगी. लेकिन हाँ, अगर इस पेशेंट को रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी दी जाए तो वो पूरी बॉडी को क्या कर रहे होते हैं, अफेक्ट कर रहे होते हैं. द डिफरेंस बिटवीन एंटीबायोटिक्स एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इज दैट हैविंग सेफ्टी, हाई टारगेट स्पेसिफिसिटी, लेस ससेप्टेबल टू रेजिस्टेंस मैकेनिज्म, लॉन्गर हाफ लाइफ कंपेयर टू एंटीबायोटिक्स. तो इसका फायदा क्या है कि एक तो ये क्या है, सेफ होती हैं. ठीक है. हाई टारगेट स्पेसिफिक होते हैं, वो अभी हम लोगों ने बात कर ली है. इसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत कम आती है. रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि अगर एक बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट आपने एंटीबायोटिक खाई है, एक दफ़ा खाई है, दूसरी दफ़ा खाई है, तो तीसरी दफ़ा उस एंटीबायोटिक का उस बैक्टीरिया के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. इसको कहते हैं रेजिस्टेंस. लेकिन अगर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट अगर आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज 5 दफ़ा 6 दफ़ा भी खा रहे हैं तो उस बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस नहीं आएगी. ठीक है. यानी वो किल हो जाएगा. हाफ लाइफ इनकी क्या होती है, ज़्यादा होती है. हाफ लाइफ का मतलब है कितनी देर तक ये बॉडी के अंदर स्टे करते हैं. द एडवांटेजेस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ओवर स्मॉल मॉलिक्यूल आर दैट देयर एडवांटेज इज एक्सक्लूसिव स्पेसिफिसिटी ड्यू टू ग्रेटर सरफेस एरिया फॉर बाइंडिंग विद एंटीजन रिजल्टिंग इन डिक्रीज्ड ऑफ टारगेट इफेक्ट एज कम्पेयर्ड विद द मोस्ट स्मॉल मॉलिक्यूलर ड्रग. ठीक है. एडवांटेजेस क्या होंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में कि एक तो ये क्या है कि ये स्पेसिफिसिटी इनकी ज़्यादा होती है. स्पेसिफिसिटी क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि इनकी बाइंडिंग विद एंटीजन बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है ना. यानी एंटीजन के ऊपर सरफेस एरिया इनकी बाइंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा होता है. तो जब बहुत ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा कि जो ऑफ टारगेट इफेक्ट्स है ना, यानी कि जो नॉर्मल सेल्स हैं या जो एंटीजन के अलावा सेल्स हैं उनके ऊपर जब इनका रिसेप्टर्स नहीं प्रेजेंट होंगे तो ये उनके ऊपर जाके बाइंड नहीं करेगा. कंपेयर्ड इफेक्ट एज कम्पेयर्ड विद मोर स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग्स. ठीक है ना. लेकिन जो दूसरी ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं कि जो अगर एक जैसे ये एंटीजन है इसके ऊपर अगर स्मॉल भी रिसेप्टर एरिया प्रेजेंट है तो वो स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो इसके ऊपर जाके बैठ जाएंगी. लेकिन अगर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, बाइंडिंग के लिए लार्ज सरफेस एरिया चाहिए एंटीजन के ऊपर. तो इसकी वजह से क्या होगा, लार्ज सरफेस एरिया होगा तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के साथ जाके बाइंड करेंगी, जिसकी वजह से जो स्पेसिफिसिटी होती है वो ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. यहाँ पे आके आपका चैप्टर खत्म हो जाता है बच्चों. मुझे उम्मीद है आपको इस चैप्टर की समझ आ चुकी होगी. अगर आपकी कोई भी क्यूरी है या कोई भी पॉइंट जो कि आपको समझ नहीं आया वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इसके अलावा बच्चों मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.